जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा की बिल्कुल न्यू सेट की। पिछले क्लास की तरह आज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले। अगर पिछले क्लास वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो और टेलीग्राम में बात करते हैं, इसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ शेयर की जाती है और वहाँ से जाकर और कई सारी जानकारियाँ ली जा सकती हैं। अब वही बात कर लेते हैं कि बिहार दरोगा के लिए जो है प्रत्येक यानी कि नए से नए सेट हम चलाने का प्रयास करते हैं। और वही बात कर लेते हैं कि हिंदी के लिए भी जो सिविल कोड की तैयारी करते हैं, बिहार डीएलएड करते हैं, बिहार बीएड, यानी कि जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आदि सब पूछे जाते हैं, अब बिहार दरोगा मेंस में भी हिंदी पूछे जाते हैं, उसका भी प्रॉपर तरीके से क्लास चलाई जा रही है। वह भी ज़रूर देखें जाके। अब बात करते हैं आज की क्लास की, तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं, उनके बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि आज के राज्यपाल की, तो केटी पटनायक की हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण आचार्य की बात करते हैं, इसे सिक्किम में नियुक्त किया गया है राज्यपाल। अब बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन की, तो इसे झारखंड में नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, शिव प्रताप शुक्ल जो है इसे हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किया गया है और गुलाब चंद कटारिया को असम में नियुक्त किया गया है। अब वही बात करते हैं अब्दुल नज़ीर की हम बात करते हैं, पूर्व न्यायाधीश की बात करें तो इसे आंध्र प्रदेश में नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो बी हरिचंद्रन को छत्तीसगढ़ में और अनसुईया उइके को मणिपुर में, एल गणेशन को नागालैंड में, और बात करते हैं पी चौहान को मेघालय में, राजेंद्र वी आर्लेकर को बिहार में, रमेश बैस को महाराष्ट्र में, बी डी मिश्रा को लद्दाख में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा हम और भी कुछ एक्स्ट्रा डोज की हम बात कर लेते हैं। तो फलों सब्जियों में रंग कड़वापन जो है किसके कारण होता है, चलिए हम बात करते हैं। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो बात कर लेते हैं, आंवले में केसेलापन किसके कारण होता है, टेनिन के कारण होता है। बादाम में कड़वाहट की बात करते हैं, एमाइलेडिन के कारण होता है। पपीता में पीला रंग बात करते हैं, केरीजेंथिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण। मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन के कारण होता है। बात करते हैं प्याज में लाल रंग की, तो प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये एंथोसाइनिन के कारण जो है प्याज में लाल रंग होता है, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अब हल्दी में पीला रंग की बात करते हैं, कुरकुमिन के कारण होता है। अब गाजर में नारंगी रंग की बात करते हैं, कैरोटीन के कारण। आलू में हरा रंग सेलोनिन के कारण। प्याज का पीला रंग की बात करते हैं, क्वेरसिटिन के कारण। मूली में तीखापन की बात करते हैं, आइसोसाइनेट के कारण। और गाजर में लाल रंग की बात करते तो एंथोसाइनिन के कारण। मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है। तो चलिए हम बात करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो पिछले क्लास की तरह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं और फुल 100 क्वेश्चन का जो हम एनालिसिस करते हैं, यानी कि पूरा पोस्टमार्टम करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, कोई भी सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। अगर वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। बात करते हैं आज के सेट के पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक लिखी है, तो यह किसने लिखा है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बात कर लेते हैं, यह जो लिखा गया है किसके द्वारा, अनिध दत्ता के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, अनिध दत्ता। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में डैश को शामिल किया है, तो किसको शामिल किया है, तो बात कर लेते हैं, यह फिनो पेमेंट बैंक को शामिल किया गया है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में फिनो पेमेंट बैंक को शामिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। तो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की हम बात करें, यूनाइटेड किंगडम जो है राष्ट्रमंडल देश
खेलों की मेजबानी करेगा कौन? यूनाइटेड किंगडम देश। राष्ट्रमंडल बर्मिंघम में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था 2022 में बर्मिंघम में हुआ था, और इसमें जो है पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था। भारत का स्थान पूछे तो इसमें राष्ट्रमंडल में चौथा स्थान था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं भारत यानी कि राष्ट्रमंडल खेल की हम बात कर लेते हैं। तो भारत में कुल 22 गोल्ड भारत ने जीते थे राष्ट्रमंडल खेल में, ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल की, तो ये 2022 में या 2026 में बात करते ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। और इससे पहले वाला भी यानी कि 22 में जो है राष्ट्रमंडल खेल का कौन सा क्रम हुआ था? 22वां क्रम हुआ था। 23वें क्रम कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 21 में भी ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं? तो महिला क्रिकेट जो शामिल किया गया था पहली बार, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि सिल्वर मेडल जीते थे, भारत के द्वारा जीता गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं खेल का नाम जल्लीकट्टुआ किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू जो होता है कहाँ पे होता है? तो कौन सा खेल होता है? तमिलनाडु में होता है, जो कि भैंसों के जो सींग में जो है वो सिक्के की पोटली बांध दी जाती है, और उसे जो पहले खोलते हैं वो विजेता घोषित किया जाता है, उसको विजेता घोषित किया जाता है। तो बहुत ही खतरनाक खेल होता है जल्लीकट्टू, आप सिनेमा में भी देखे होंगे। ये बहुत ज़्यादा खेल तमिलनाडु में ये खेले जाते हैं, खतरनाक खेल। इनमें से कौन सा भारत में लघु उद्योग नहीं है? तो भारत में हम बात करते हैं लघु उद्योग नहीं है, तो पेट्रोलियम उद्योग जो है भारत में लघु उद्योग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं खाद्य ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो खाद्य ऊर्जा को हम बात करते हैं, ये कैलोरी में मापा जाता है, आप सभी को ध्यान है, तो कैलोरी में इसको मापा जाता है। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व शतरंज संघ की स्थापना कब हुई थी? विश्व शतरंज संघ की स्थापना की बात करते हैं 1924 में हुआ था। हाल ही में 44वें क्रम का जो शतरंज वो लोग हुआ था, ये भारत में आयोजित किया गया था, जिसमें कि उज्बेकिस्तान की बात करते हैं, उज्बेकिस्तान या तो उज्बेकिस्तान था कि तजाकिस्तान था, ऐसे कुछ था, उज्बेकिस्तान या तजाकिस्तान ही होगा। आपको कमेंट करके बताने होंगे कि इनमें से कौन सा दो में से देश था जो कि ये पहले नंबर पे आया था, ये आपको ध्यान रखना। पहले स्थान पर इसका स्थान था 44 में शतरंज विश्व शतरंज चैंपियन में, जो कि भारत में आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कैची शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है? कैची खेल की हम बात करते हैं किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। कैची शब्द कुश्ती से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। मानस टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मानस की हम बात करते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? मानस हुआ, काजीरंगा हुआ, ये सारे के सारे जो है असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में। द जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है सीमा होती है, तो ऑर्डर नाइस लाइन कहते हैं, ऑर्डर नीस लाइन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नॉट रेखा की मतलब जर्मनी और बात करते हैं 17वां समांतर क्रम रेखा की बात करते हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं रहता है। और ये 17वां समांतर रेखा की बात करें, ये जो होता है, तो बात कर लेते हैं मैगिनॉट लाइन की, तो यह स्थित है किन दो देशों के बीच? तो उत्तरी फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है मैगिनॉट लाइन रेखा है। अब बात करते हैं इसका निर्माण जो हुआ था कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था, किसका? मैगिनॉट लाइन की। और 17वां समांतर रेखा की बात करें तो यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वां समांतर रेखा है। और ड्यूरंड रेखा की हम बात करें तो भारत और यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और रेड क्लिफ रेखा की बात करें भारत पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा की बात करें भारत और चीन के बीच स्थित है। अब बात करते हैं 44वां शतरंज ओलंपियाड की हम बात करें तो इसमें पहले स्थान पर देश रहा था उज्बेकिस्तान। और यह 44वां शतरंज ओलंपियाड की हम बात करें तो भारत में पहली बार आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं तेलिया रुमाल कपड़े को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो तेलिया रुमाल की हम बात करें तो से तेलिया, तो से तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना राज्य की जो है तेलिया रुमाल जो है जीआई टैग दिया गया। अगर बिहार की पूछे तो शाही लीची बिहार का है, और तेजपुर लीची कहाँ का है? असम का जीआई टैग। मिथिला मखाना है, मगही पान है, और कतरनी चावल
जो बिहार का है, भागलपुर जिले का, और जर्दालू आम, ये सारे के सारे जो है बिहार के हैं, यानी कि जैटेक मिला हुआ है। जैटेक अधिनियम की बात करें तो 1999 से जो है जैटेक की शुरुआत हुआ था, जो कि 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अब पहली बार जैटेक की हम बात करें तो दार्जिलिंग की चाय को जैटेक मिला था। कब मिला था? 2003-4 में मिला था, ये आपको ध्यान रख रहे हैं। और पेटेंट की बात करें तो यह पेटेंट के 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए वैध होता है, जो कि भौगोलिक यानी कि पर्यावरण के अनुकूल होता है, उसी को जीआई टैग दिया जाता है। बात कर लेते हैं 12वें क्वेश्चन की। डैश विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र है। सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र की बात करें तो विश्व का तो सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि भारत के लद्दाख में वर्तमान में स्थित है। पहले जम्मू कश्मीर में आता था, अब लेकिन डिवाइड होने के बाद लद्दाख में आता है। पेरियार वन जीव अभ्यारण्य डैश में राज्य में स्थित है। पेरियार की बात करें तो केरल में स्थित है। अब बात कर लेते हैं वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। बात करते हैं किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। तो स्वनिर्भर नारी योजना की बात करें तो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? असम के द्वारा। अब बात करते हैं उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करना है। तो यह किस योजना के तहत किया गया है? तो बात करते हैं जल जीवन मिशन के तहत। पहला राज्य है जो कि हर घर नल का जल पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बना है? गोवा, ये आपको ध्यान रखना है। रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि 2024 तक जो है हर घर नल जल का लक्ष्य रखा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। मलेरिया मुक्त कब रखा गया? 2030 तक जो मलेरिया मुक्त रखा गया है। 2025 तक जो है टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि मुक्त ऊर्जा का जो है 2047 तक मुक्त ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे जो है इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं वस्तु का संवेग दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी। तो वस्तु का संवेग अगर हम दुगुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो बात करते हैं धारा के तापीय प्रभाव पर कौन आधारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो माइक्रोवेव जो है तापीय धारा पर आधारित नहीं है। विद्युत ऊष्मा जो है ये तापीय धारा पर आधारित है। विद्युत बल्ब फिलामेंट वाला जो होता है ये भी तापीय धारा पर आधारित प्रभाव पर आधारित होते हैं। अब विद्युत इस्त्री भी ये भी तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कंधे के बैग यानी कंधे के बैग और पीठ के बैग में चौड़ी गद्देदार पट्टियाँ क्यों होती है? तो चौड़ी गद्देदार पट्टियों की आपने कभी महसूस किया है? क्योंकि बैग तो सभी आदमी ढो लेते हैं, लेकिन ये महसूस कभी नहीं किया होगा कि ये क्यों होता है। अब बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो सी हो जाएगा। क्यों होता है? बैग का भार बड़े क्षेत्र पर पड़ता है जो कम दबाव पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग उत्प्रेरक प्रवर्तक के रूप में किया जाता है? उत्प्रेरक प्रवर्तक के रूप में हम बात करें तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पॉलीकॉट की बात करें तो निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये पॉलिस्टर और कपास का जो मिश्रण होता है पॉलीकॉट। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ प्रणाली की विशेषता है? तो जड़ प्रणाली की हम बात करते हैं विशेषता कौन सी है? तो ये बात करते हैं जड़ अवरोही नॉन ग्रीन भूमिगत भाग और जिसमें नोडस इंटरनोडस पत्तियों और कलियों की कमी होती है, ये भी होता है। यह पोषण और समर्थन के लिए जिम्मेदार होता है, ये भी सही है। यह विकसित होता है और प्राथमिक जड़ बनाता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर की बात करते सभी की सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होता है? तो श्वेत ग्रंथियों की बात करें तो किस भाग में अनुपस्थित रहता है? तो यह जो होंठ में यानी कि ओष्ठ में अनुपस्थित रहता है, बाकी आँख हथेलियाँ और सिरोबल में उपस्थित रहता है।
अब बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन पार्थेनोजेनेसिस की विशेषता है? तो यह विशेषता किसकी है? तो बात करते हैं एक अंडा निषेचित हुए बिना विकसित होता है। एक अंडा निषेचित हुए बिना विकसित होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं भोजन के संबंध में गलत कथन ज्ञात करें। तो भोजन के संबंध में हम बात करते हैं गलत कथन की। तो गलत कथन क्या हो जाएगा? यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। ये गलत हो जाएगा। ये नंबर ही गलत है, बाकी सभी सभी सही है। रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है। यह एक कार्बनिक पदार्थ है और यह ऊर्जा प्रदान करता है। तो राइट आंसर उसका ए हो जाएगा। बात करते हैं उड़ान एक मजबूर बच्चे की किताब किसके द्वारा लिखी गई है? उड़ान एक मजबूर बच्चे की किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो बात करते हैं यह जो लिखी गई है मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? मिथिलेश तिवारी के द्वारा। बात करते हैं द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक है। तो द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक की हम बात करें तो राजेश तलवार है। कौन सा? राजेश तलवार। बात करते हैं फिक्शन की एक नई कृति। फिक्शन की एक नई कृति इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन है? इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक की बात करें तो कुणाल बासु है। कौन है? कुणाल बासु। 16वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? तो प्रिंटिंग प्रेस की हम बात करें 16वीं शताब्दी में कौन लाया था? तो यह लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। और इसी के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस और बात करते हैं रुपये की जो है शुरुआत हुआ था। कागज़ की मुद्रा का जो प्रिंटिंग होना पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। बात करते हैं मुगलों में मनसबदारी प्रथा के संस्थापक कौन थे? तो मुगलों में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की बात करते हैं अकबर थे। अकबर के समय में ही मनसबदारी प्रथा की शुरुआत हुआ था। और बात करते हैं अकबर के काल को स्थापत्य कला की स्वर्ण युग का यानी कि हिंदी कला के स्वर्ण युग अकबर के काल को कहा जाता है। मुगलों में सबसे मूर्ख शासक जो था, मूर्ख शासन अकबर था। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला की काल कहा जाता था। हुमायूं जो था यह ज्योतिष पे विश्वास रखता था। सप्ताह में 7 दिन कपड़े बदलते थे और सीढ़ी से गिरकर इनकी मौत हो गई थी। बाबर की बात करते हैं मुगल वंश की संस्थापक बाबर को कहा जाता है। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान शासक कौन था? तो मूर्ख शासक हम बता दिए मुगल काल में तो अकबर था। अब सल्तनत काल का सबसे बुद्धिमान शासक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक था। और इसे पागल बादशाह, रक्त पिपासु, बुद्धिमान होने के कारण भी यह जो है अकबर की तरह यानी कि सही तरीके से अपने राज को नहीं संभाल पाए थे मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे कि अकबर ने जो है मूर्ख होते हुए भी अच्छी तरह से संभाल पाए थे अपने राजकाल को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 32 क्वेश्चन की। दोस्तों सर्दी इतना ज़बरदस्त हो गया है कि बोलने में भी परेशानी हो रहा है। तो हम चाहते हैं किसी तरह मैनेज करके कि क्लास को मतलब नागा नहीं करना चाहते हैं एक भी दिन, लेकिन एक दिन नागा हो गए, चलिए कोई बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह मैनेज करके क्लास डालते रहें। और ये बिल्कुल नई सेट है यानी कि ये एडू गोरिल्ला का ये सेट नई वाली सेट है। अब बात करते हैं 1919 के का रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो 1919 के रोलेक्ट एक्ट की हम बात करें तो यह राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे की हिरासत में रखने की अनुमति दी। तो यही इसका मेन कारण था। बिना यानी कि अपील दलील का जो है उसे पकड़कर कैद कर लिया जाता था। इसी के रोलेक्ट एक्ट यानी काला कानून कहा जाता था। बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था? प्रमुख कारण कौन सा था? तो बात करते हैं उपनिवेश विरोधी आंदोलन जो था भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं गांधी जी ने किस समझौते के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे? तो हम बात करते हैं किस समझौते के तहत ऐसा किया हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता के तहत ऐसा किया हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1917 में सत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए
किसने संकल्प लिया था? तो महिलाओं के उत्थान के लिए किसने संकल्प लिया था? तो एनी बेसेंट ने लिया था। अब बात करते हैं क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में डैश के द्वारा किया गया था। तो यह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, यानी कि बीडी सावरकर भी दिया जाता है शॉर्टकट में, के द्वारा किया गया था। राइट आंसर की बात करते हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी की बात की हम बात करें तो यह जाना जाता है किसको? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अब बात करते हैं ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन की हम बात करें तो यह क्या है? तो ब्लू कार्बन की एक जो है महासागरों तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रगृहित कार्बन है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं ISDN का अर्थ क्या होता है? ISDN का अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ की हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। तो राइट आंसर की हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मानस की बात करते हैं असम में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। पहले भी इसका एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह जो हम बात करते हैं भारतीय नाट्यम से संबंधित है। बात करते हैं डमहल। डमहल एक शास्त्रीय लोक नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसकी उत्पत्ति कश्मीर क्षेत्र में डैश जनजाति द्वारा की जाती है। तो यह जो किया जाता है किस जनजाति के द्वारा? तो वट्टल जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वट्टल जनजाति के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं जावड़ा नृत्य डैश राज्य से संबंधित है। जावड़ा नृत्य की हम बात करते हैं किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने? तो पहले पैरा एथलीट की बात करते हैं झंझरिया बने हैं जो राजस्थान से संबंधित है। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल की हम बात करें तो मैथ में एब होता है तो इसको सॉल्व करने में एब लगते हैं, तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो आपको सभी को पता है भारतीय संसद में जो सम्मिलित होते हैं कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसको ऐसे याद रखने हैं। भारतीय संसद का जो अंग होता है सरला यानी कि संसद होता है 79 और राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। ये संसद के विभिन्न अंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ट्रिक याद रखने हैं। सरला, सौ से संसद, रो से राज्यसभा, लो से लोकसभा, 81। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत की चुनावी प्रणाली का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन की हम बात करें तो कौन करता है? फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम जो है सबसे अच्छा भारत चुनावी प्रणाली का वर्णन करता है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं भारत के संविधान के किस संशोधन ने संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है। तो भारत के 8वें केंद्र शासित के रूप में शामिल किया है। तो कोई संशोधन के द्वारा, तो 12वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है। तो पहले जो है संशोधन से पहले जो हम बात करते हैं भारत में कुल जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो इसको क्या किया है? तो इसको सम्मिलित करके तो अब क्या कितना बचा है? कुल 8 बच गया है, ये आपको जानना चाहिए। वर्तमान में जो हम बात करते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात करते हैं रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी की हम बात करते हैं काली मिट्टी कहा जाता है और कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में जो कपास की खेती सर्वाधिक किया जाता है होता है। अब बात करते हैं मौसम मानचित्र पर वायु दाब के बराबर मौन किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? तो यह जो हम बात करते हैं किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं संभारिक के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। अब बात करते हैं रिहंद बांध भारत के किस राज्य में रिहंद नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर बनाया गया है, भारत के किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है। बात करते हैं उद्यम पूंजी का क्या अर्थ है? तो उद्यम पूंजी की हम बात करते हैं इसका क्या अर्थ होता है?
तो इसका अर्थ होता है नए उद्यमों को प्रदान की गई दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई 2022 को दूसरे वैश्विक डैश में भाग ले रहे हैं। तो दूसरे वैश्विक डैश में भाग ले रहे हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो कोविड शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। तो कौन सी अनुसूची कहे तो अनुसूची कहे तो 11, यानी कि इसका अनुसूची पूछे तो 11, भाग पूछे तो क्या हो जाएगा भाग 9, अगर अनुच्छेद पूछे तो क्या हो जाएगा आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद पूछे तो 40। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। गीत में से कौन गर्म महासागरीय धाराएं हैं। तो गर्म महासागरीय धाराएं की हम बात करें तो कौन है, तो बात करें क्यूरिसियो और ब्राज़ील जो है गर्म महासागरीय धारा है। बाकी कैलिफोर्निया हमबोल्ट ये ठंडी जल धारा है। लेब्राडोर बेंजोला ये भी ठंडी है। फॉकलैंड और ओखोटस्क ये भी ठंडी जल धारा है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं मार्च 2022 में समुद्री अभ्यास 2022 आईमैक्स 2022 की मेजबानी करने वाली हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में कितने सदस्य देश शामिल हैं। तो सदस्य देश की हम बात करते हैं कितने सदस्य देश इसमें शामिल है, तो बात करते हैं 25 सदस्य देश इसमें शामिल है। ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अप्रैल 2022 में पनडुब्बी रोधी युद्ध जैसे समन्वित समुद्री अभियानों में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान किस देश में पहुंचा। तो P-81 विमान की बात करते हैं किस देश में पहुंचा था, तो इसका राइट आंसर बात करते हैं सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा हुआ था। बात करते हैं किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्त्री स्वाभिमान पहल शुरू की है। स्त्री स्वाभिमान पहल की हम बात करें तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो कौन सा देश 2027 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी की हम बात करें तो यह करेगा कौन, मलेशिया के द्वारा किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की गति की हम बात करें ना तो इसकी तरंगदैर्घ्य आवृत्ति या तीव्रता पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात कर लेते हैं जीवाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ किस में पाए जाते हैं। जीवाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ की हम बात करें तो कोशिका द्रव में पाई जाती है। किसमें, कोशिका द्रव में। अब बात करते हैं विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बात करें तो बायोटिन B7 का नाम है। थायमिन की बात करें तो राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का नाम है। पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम है। थायमिन की बात करें तो किसका नाम है, रेटिनॉल ए का नाम हो जाता है, थायमिन हो जाता है शायद विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। ये आपको ध्यान रखना है। कंफर्म करने के लिए आप जरूर कमेंट करें कि ये सही है या गलत है। अब बात करते हैं कि में से कौन सा स्थान IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में स्थित है। अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ गीत में से किस योजना से संबंधित है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ की बात करें तो यह किस योजना से संबंधित है। यह बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बात कर लेते हैं फरवरी 2022 में गीत में से कौन भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। तो 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी की बात करें तो यह कौन बन गई है, तो यह डाबर बन गई। कौन, डाबर। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजीज I2Q2 2022 में पर 2 दिवसीय द्विपक्षीय कार्यशाला का समापन किया है। तो कार्यशाला का समापन की बात करें तो यह इजराइल के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं जनवरी 2022 में भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो यह जो किया गया किस शहर में, हैदराबाद में किया गया। फरवरी 2022 में पंचतंत्र पर
पहला रंगीन समरिक सिक्का किसने लॉन्च किया? तो पहला रंगीन समरिक सिक्का की बात करें तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया। बात करते हैं किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2022 ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन में रजत पदक जीता है? तो रजत पदक की हम बात करते हैं, यह किसने जीता है? तो यह लक्ष्य सेन ने जीता है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने 2022 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब की बात करें तो ये एशले बार्टी के द्वारा जीता गया है। अब बात करते हैं पुरुष में, बात करें तो किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो मार्च 2022 में घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों में से संन्यास की घोषणा किसने की? तो संन्यास की घोषणा की बात करें तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो एस.सी. संत के द्वारा किया गया है घरेलू प्रारूप से। बात करते हैं किस भारतीय क्रिकेटर ने मार्च 2022 में टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव के 434 विकेटों को पीछे छोड़ दिया है? यानी कि कपिल देव का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। या किस खिलाड़ी ने ऐसा कारनामा किया है? तो रविचंद्रन अश्विन के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। अब बात करते हैं 73 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत और रूस के बीच जनवरी 2022 में पैसेज अभ्यास आयोजित किया गया था? पैसेज अभ्यास की हम बात करें तो आयोजित किया गया था तो अरब सागर में आयोजित किया गया था। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान की बात करें तो 87वां स्थान भारत का है। और पहला स्थान की बात करें तो जापान का है। ये हमेशा जापान ही पहले स्थान पर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि सबसे मजबूत पासपोर्ट जापान का है। बात करते हैं हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो 2022 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट की हम बात करें तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अब बात करते हैं जोंग जिंग 6D नामक एक उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह जो लॉन्च किया गया था किस देश के द्वारा? तो बात कर लेते हैं, यह जो लॉन्च किया गया था तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। बात करते हैं सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने IIT में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया है। तो परम गंगा की बात करें तो IIT रुड़की में यह तैनात किया गया कि कहाँ पे? IIT रुड़की में। बात करते हैं परम कामरूप कहाँ पे लगाया गया? तो असम में लगाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में नीली क्रांति के जनक की बात करें तो हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। किसे? हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत की मैकियावेली की बात करें तो कौटिल्य को कहा जाता है। बात करते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत के किस राज्य में कुंभलगढ़ का किला स्थित है? तो कुंभलगढ़ का किला की बात करें तो राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ियों की रानी की हम बात करें तो ये किसे कहा जाता है? तो ये मसूरी को जाना जाता है पहाड़ियों की रानी के नाम से। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है जो डैश बजाते हैं। तो अमजद अली खान की बात करें तो यह क्या बजाते थे? सरोद वादक थे अमजद अली खान। आप संतूर की बात करते हैं शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक थे। शिव कुमार शर्मा। जाकिर हुसैन तबला वादक थे, ये आपको ध्यान रख रहे हैं। भारत रत्न पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी? तो भारत रत्न विजेता पहली महिला कौन थी? यानी कि भारत रत्न पुरस्कार किस पहली महिला प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला की बात करें इंदिरा गांधी थी। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो यह उत्पादन करने वाला पहला सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करते हैं चिल्का झील है। अब बात करते हैं भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के बीच आसान पहुंच प्रदान करने वाला पालघाट दर्रा किसके बीच स्थित है? तो पालघाट दर्रा की बात करें तो यह किसके बीच स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें से किस प्रकार की मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है? तो रेगुर मिट्टी की हम बात करें तो पहले भी मेंशन कर चुके हैं इसके बारे में।
तो काली मिट्टी को हम बात कर लेते हैं तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और कपासी मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। बख्तियार खिलजी ने निम्नलिखित में से किस वंश को उखाड़कर बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लिया? तो बिहार बंगाल पर जो अधिकार कर लिया था, तो यह बात करते हैं सेन वंश को उखाड़ फेंक कर बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लिया था। बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे युवा शक्ति कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपये है? तो युवा शक्ति कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ है? तो 1153.53 करोड़ जो है, यह जो है युवा शक्ति के लिए जो चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम के लिए इतने करोड़ रुपये इसमें खर्च किए जाएंगे। बात करते हैं वर्तमान कीमत पर बिहार का फसल राज घरेलू उत्पाद क्या है? तो वर्तमान कीमत पर बिहार का सकल फसल नहीं सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? तो यह जो है वर्तमान में क्या है 745.310 हजार करोड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की निम्नलिखित में से किस धारा में झारखंड का गठन का उल्लेख है? तो झारखंड का गठन की बात करें तो यह किस धारा में है? तो धारा 3 में है। तो झारखंड का जो 2000 में 3 राज्य का गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखने कब। इसका ट्रिक होता है 36 उत्तर झार 36 उत्तर झार इसका ट्रिक होता है। यानी कि 1 नवंबर को 9 नवंबर को और 15 नवंबर को 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड अलग हुए थे 2000 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद बिहार में पंचायती राज का पहला अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? आज़ादी के बाद पंचायती राज का पहला अधिनियम की बात करें तो यह जो है तो 1947 में पेश किया गया था। पहला पंचायती राज कहाँ लागू होता है? राजस्थान में, दूसरा आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। रामेश्वर कुंड बिहार के किस जिले में है? तो रामेश्वर कुंड की बात करें तो बिहार के किस जिले में है? तो यह जो है मुंगेर में स्थित है, बिहार के मुंगेर में। अब बात करते हैं फेल्डस्पार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? फेल्डस्पार की बात करें बिहार के गया जिले में पाया जाता है। बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध में रहने वाले लोगों का उल्लेख वार्त्य के रूप में किया गया? वार्त्य के रूप में किया गया है, तो यह बात कर लेते हैं ऋग्वेद में किया गया है। बात करें निम्नलिखित में से किस कर्नाट शासक ने दरभंगा में अपने राजवंश की दूसरी राजधानी स्थापित की थी? तो दरभंगा में अपनी दूसरी राजधानी की बात करें तो यह गंगादेव के द्वारा स्थापित किया गया था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की फरवरी 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार चिड़िया सफारी का उद्घाटन किया है? बिहार चिड़िया सफारी के उद्घाटन की बात करते हैं राजगीर में किया गया है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है? बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो विनोद कुमार सिन्हा है। मिर्जा गुलाम अहमद ने किस इस्लामी सुधारवादी आंदोलन की स्थापना की थी? तो सुधारवादी आंदोलन की स्थापना की बात करते हैं अहमदिया आंदोलन की किया गया था। बात करते हैं भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय साम्यवाद का जनक की बात करें तो एम.एन. राय को जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।